हम सभी को ना ये सोचना बहुत अच्छा लगता है कि सुबह उठकर कौन सी शर्ट पहननी है, ये हमारा अपना स्वतंत्र फैसला है। मतलब हम कौन सा करियर चुनेंगे, किस बात पर हमें गुस्सा आएगा या किस बात पर हमें हंसी आएगी। हाँ, हमें लगता है कि इन सब पर हमारा अपना पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल, हम खुद को बहुत स्वतंत्र विचारों वाला प्राणी मानते हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ अगर ये सारी स्वतंत्रता सिर्फ एक भ्रम हो? एक बहुत ही बड़ा भ्रम। सही कहा। क्या हो अगर वो शर्ट किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और उसके आसपास के समाज ने चुनी हो? तो आज के इस गहन विश्लेषण या कह लें डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करेंगे। जी, मानव पहचान, समाज और हमारे जीनों के बीच जो एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है, हम उसे डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या इंसानों के पास सच में फ्री विल है या हम सब केवल समाज की लिखी हुई स्क्रिप्ट के अभिनेता भर हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत गहरी वैचारिक चुनौती है। अक्सर लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारी सोच केवल हमारी अपनी उपज है। हाँ, हम सबको यही लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन आज जिन वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, वे इस पूरी धारणा को पलट देते हैं। मानव मस्तिष्क, हमारे जेनेटिक कोड और हमारे आसपास के वातावरण के बीच एक बेहद जटिल और निरंतर चलने वाला खेल है। मतलब कोई भी इंसान जन्म से विचारों और मान्यताओं का पुलिंदा लेकर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका निर्माण एक लंबी और बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है, वो ये है कि हम असल में सीखते कैसे हैं। अच्छा, निर्माण की इस प्रक्रिया को समझने के लिए ना मैं ऐसे आधुनिक तकनीक से जुड़कर देखना चाहूंगा। बचपन में हम कैसे सीखते हैं, इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि एक नवजात शिशु का मस्तिष्क एक नए एआई मॉडल की तरह है। एक खाली स्लेट की तरह। हाँ बिल्कुल। जब वो एआई मॉडल बनता है तो उसमें कोई डेटाबेस नहीं होता। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसका परिवार, स्कूल, समाज, टीवी शोज, इंटरनेट, ये सब उस एआई को लगातार ट्रेन करने लगते हैं। हाँ, और ये बहुत ही भारी मात्रा में होता है। सही बात है। ये एक भारी डेटा सेट है जो बिना रुके मस्तिष्क में फीड हो रहा है। मतलब घर में बड़े कैसे बात कर रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों के बीच समाज कैसे फर्क कर रहा है, ये सब जानकारी अवचेतन रूप से उस मॉडल को ट्रेन कर रही है। ये एआई वाली उपमा इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत सटीक है, लेकिन यहाँ एक पेच है। अच्छा, क्या पेच है? बच्चा सिर्फ एक खाली एआई सिस्टम लेकर जन्म नहीं लेता। जन्म के समय हमारे पास हमारे जीन होते हैं जो माता पिता और पूरी वंशावली से मिलते हैं, लेकिन ये जीन शुरुआत में सक्रिय नहीं होते। मतलब वो काम नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक तरह से स्लीपिंग मोड में होते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जीन जागते कैसे हैं? कैसे जागते हैं? यहीं पर पर्यावरण और समाज का डेटा उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट का काम करता है। जब बाहर का डेटा मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो वो इन सोए हुए जीनों के साथ एक रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया करता है। एक सेकंड रुको, इसका मतलब है कि हमारे जीन अपने आप में कुछ तय नहीं करते। क्या बाहरी माहौल ही वो स्विच है जो जीनों को चालू या बंद करता है? काफी हद तक हाँ। देखिए, हमारे जीन एक बुनियादी एल्गोरिदम की तरह हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए बाहरी डेटा रूपी ईंधन की जरूरत होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है ना? जीन और बाहरी डेटा का ये जो अनूठा मिश्रण बनता है, वही ये तय करता है कि कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में भी दिया गया है। मान लीजिए 10 लोग एक कमरे में बैठकर एक ही टीवी शो देख रहे हैं। ठीक है, पर्दा एक है, कहानी एक है, दृश्य भी एक ही है। बिल्कुल, लेकिन उन 10 लोगों के दिमाग में जो जानकारी स्टोर होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति का अपना वो जो जेनेटिक एल्गोरिदम है और जीवन भर का जो पुराना डेटा सेट है वो अलग है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। तो जब वो नया टीवी शो देखते हैं तो हर दिमाग उसे अपने अपने पुराने डेटा के फिल्टर से गुजार कर प्रोसेस करता है। यकीनन। इसीलिए दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की 100% कार्बन कॉपी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ना कुछ अलग तो हो गई। बिल्कुल, भले ही 2 लोगों में 90% समानता हो, फिर भी कम से कम 10% का अंतर हमेशा बना रहेगा,
ये अंतर ही हमें इंसान बनाता है। और ये जानकारी सिर्फ हमारे दिमाग में जमा नहीं होती, बल्कि ये हमारे भविष्य के व्यवहार को संचालित करने लगती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब अगर ये सारा खेल अंदरूनी डेटा और जीनों का है, तो चलिए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण की ओर मोड़ते हैं। एक अचानक घटने वाली घटना हमारे इस डेटाबेस को कैसे चुनौती देती है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक बेहद भीड़-भाड़ वाला बाजार है। अचानक कोई जोर से चिल्लाता है, चोर चोर। एक व्यक्ति ने किसी की साइकिल चुराई है और वो पकड़ा गया है। पल भर में ही वहां 100 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बिल्कुल। अब घटना तो सिर्फ एक है। हाँ, घटना एक है, लेकिन उन 100 लोगों के बीच कम से कम 25 अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। इस घटना के पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्रतिक्रिया असल में क्या है? प्रतिक्रिया सिर्फ एक विचार है जो मस्तिष्क ने कुछ मिलीसेकंड में प्रोसेस करके हमारे शरीर के माध्यम से बाहर धकेल दिया है। मतलब एक आउटपुट है। बिल्कुल। जब वो भीड़ उस साइकिल चोर को देखती है, तो हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अंदर जमा उसी विशाल डेटाबेस को खंगालना शुरू करता है, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। अच्छा, मतलब किसी के दिमाग में अगर कानून और व्यवस्था वाला डेटा भारी है, तो वो तुरंत कहेगा, इसे पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, और जिसके दिमाग में आक्रामकता का डेटा ज्यादा है, वो चिल्लाएगा, नहीं नहीं, यहीं इसकी पिटाई करो। और अगर किसी का एआई मॉडल सहानुभूति वाले डेटा से ट्रेन हुआ है, तो वो सोचेगा बेचारा शायद भूखा होगा, मजबूरी में चोरी की होगी। बिल्कुल। और कोई ऐसा भी होगा जो बस ये सोचकर वहां से निकल जाएगा कि मुझे क्या इन झमेलों में नहीं पड़ना। हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं। तो घटना एक होने के बावजूद अनेक प्रतिक्रियाएं इसीलिए आती हैं क्योंकि हर दिमाग का प्रोसेसिंग तरीका उसके पिछले अनुभवों और सामाजिक प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। हम असल में घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, हम अपने अंदर मौजूद डेटा पर प्रतिक्रिया दे रहे होते। बिल्कुल सही। ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी भावनाओं के असली मालिक हैं भी या नहीं। अक्सर लोग किसी बात पर भयंकर गुस्सा हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। हाँ, और उन्हें लगता है कि ये उनकी असली भावना है। लेकिन अगर इस सिद्धांत को माने, तो वो गुस्सा या नफरत उनकी अपनी मौलिक भावना है ही नहीं। वो तो बस उनके दिमाग में समाज द्वारा पहले से भरे गए डेटा का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। हमारा डेटा हमारे लिए सोच रहा है। यहीं से हम एक बेहद वैचारिक और दार्शनिक मोड़ पर आते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति के जीवन का स्टीयरिंग व्हील उसके अपने हाथों से निकलकर धर्म, समाज, संस्कृति और राष्ट्र के हाथों में चला जाता है। मतलब समाज नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। जी, ये बड़ी संस्थाएं इंसान को अपने सांचे में ढालने लगती हैं, और ये सांचा इतना शक्तिशाली होता है कि ये हमारी पूरी पहचान को ही निगल लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल या कह लें विरोध खड़ा होता है। रुको, क्या भगवान इंसान नहीं बनाता? दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी तो यही मानती है ना? हाँ, ये एक आम धारणा है। अगर ऊपर वाला इंसान को बनाता है, तो फिर समाज का ये नियंत्रण कहाँ से आ गया? आज की इस चर्चा में शामिल स्रोत इस पर बहुत ही तार्किक नजरिए से बात करते हैं। प्रकृति या ईश्वर केवल एक जीव यानी एक बायोलॉजिकल एंटिटी का निर्माण करते हैं। एक शरीर बनता है जो इंसान जैसा दिखता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें इंसानियत, भाषा, मूल्य, सही गलत की पहचान, ये सब उसका समाज और उसकी संस्कृति डालती है। इस बात को साबित करने के लिए ना एक बहुत ही शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है स्रोत में। कल्पना कीजिए कि जन्म के तुरंत बाद एक भारतीय और एक अमेरिकी बच्चे की अदला बदली कर दी जाए। अच्छा, बेबी स्वैप। हाँ, भारतीय बच्चा अमेरिका के एक ठेठ परिवार में पले बढ़े और अमेरिकी बच्चा भारत के किसी गांव या शहर में। जब वे 25 साल के होंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो बच्चा जन्म से भारतीय था, वो पूरी तरह से अमेरिकी सोच, वहाँ के लहजे और वहाँ की संस्कृति का जीता जागता स्वरूप होगा। बिल्कुल। और जो बच्चा जन्म से अमेरिकी था, वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, यहाँ के त्योहारों और यहाँ की मान्यताओं में रंगा होगा। उसकी बायोलॉजी भले ही अमेरिकी हो, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह भारतीय होगा। ये उदाहरण बिना किसी संदेह के ये साबित करता है कि असली निर्माता केवल जन्म स्थान या जेनेटिक्स नहीं है। हाँ, समाज है। बिल्कुल, वो समाज और संस्कृति है जो उस व्यक्ति को हर दिन गढ़ती है। इसीलिए बोलचाल की भाषा में अक्सर कहा जाता है कि फला का बेटा अमानुष या बुरा इंसान बन गया है। हाँ, हम अक्सर ये सुनते हैं। अगर ईश्वर ही सीधे तौर पर पूरा का पूरा इंसान बनाता तो कोई अमानुष कैसे हो सकता था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो समाज ही वो असल फैक्ट्री है जहां कच्चे बायोलॉजिकल माल से इंसान तैयार किए जाते हैं। हाँ,
और ये फैक्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट बना के छोड़ नहीं देती, समाज एक अदृश्य जेल की तरह हम पर लगातार अपनी नजर भी रखता है। हाँ, वो हमें मॉनिटर करता है। बिल्कुल। ये हमें कुछ खास भूमिकाएं सौंपता है, एक बेटे की भूमिका, एक नागरिक की भूमिका, और हम जीवन भर उसी चुनी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय करने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ बात वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाती है। मुझे यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस की एनालॉजी याद आ रही है। फ्रैंकेनस्टाइन, वो कैसे? इंसान ने ही धर्म और समाज का निर्माण किया था ताकि आदिमानव वाले उस अराजक जीवन को व्यवस्थित किया जा सके। लेकिन आज ये मशीन इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो अपने बनाने वाले को ही नियंत्रित कर रही है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सटीक उपमा है। हमने जिस व्यवस्था को अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, अब वो व्यवस्था हमें चला रही है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि चूंकि समाज अपनी ही संस्कृति और नियमों से बना है, वो अपने स्थापित ढांचे में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कोई क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता। नया विचार लाता है तो समाज उसे एक वायरस की तरह देखता है, जिसे खत्म करना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम सब समाज के ही बनाए हुए हैं, तो फिर समाज सुधारक या विद्रोही लोग कहाँ से आते हैं? मतलब उनका डेटा कैसे अलग हो जाता है? ये वही 10% का अंतर है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जब किसी व्यक्ति का जेनेटिक उत्प्रेरक और उसके अनुभव एक अलग तरह का निष्कर्ष निकालते हैं जो समाज की मुख्य धारा के डेटा से मेल नहीं खाता, तो घर्षण पैदा होता है। अच्छा, तो वो जो 10% है वो बदलाव लाता है। हाँ, इतिहास गवाह है कि गैलीलियो से लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर तक जब भी किसी ने इस स्थापित डेटा को चुनौती दी, तो समाज ने उन पर क्रूर हमले किए। विद्यासागर का किस्सा तो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। 19वीं सदी के बंगाल में जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समाज की उन कम उम्र की बाल विधवाओं को अपने घर में आश्रय दिया, जिनका समाज ने क्रूरता से बहिष्कार कर दिया था, तो नतीजा क्या हुआ? हाँ, समाज ने उनका विरोध किया होगा। भयंकर विरोध। देवी प्रसन्न राय चौधरी के हवाले से स्रोत में बताया गया है कि लोगों ने विद्यासागर को गालियां दी, यहां तक कि उन लोगों ने उस महान सुधारक को चरित्रहीन तक कह दिया। सोचिए, अरे बाप रे। जो व्यक्ति उस समाज की ही भलाई कर रहा था, उसी समाज ने उसे सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आम जनता तो बस उस डेटा के अनुसार काम कर रही थी जो सदियों से उनके दिमाग में भरा गया था। हाँ, उनका कोड ही वही था। बिल्कुल। आम लोगों के लिए विद्यासागर का कदम उनके अपने अस्तित्व और उनके कोड पर हमले जैसा था। और देखिए, ये टकराव कोई सिर्फ पुरानी बात नहीं है। आधुनिक समय में भी हम ये घर्षण देखते हैं। हाँ, जैसे स्रोत में भी कुछ आधुनिक उदाहरण हैं। जी, स्रोत में सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन जैसे लेखकों का जिक्र किया गया है। और यहाँ श्रोताओं को ये स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी के विचारों का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से तटस्थ हैं। ये सिर्फ स्रोत में दिए गए उदाहरणों का एक विश्लेषण है। जी, ये बस इस बात का ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण है कि जब भी किसी की लेखनी या विचार समाज के मूल डेटाबेस को चुनौती देते हैं, तो सिस्टम स्वाभाविक रूप से उन्हें अस्वीकार कर देता है और भारी विरोध होता है। और ये टकराव सिर्फ ऐतिहासिक किताबों तक सीमित नहीं है। आज के समाज में भी हम इसका स्पष्ट प्रमाण देख सकते हैं। बाल विवाह, जिसे ऐतिहासिक रूप से गौरीदान की प्रथा कहा जाता था, उसका उदाहरण लें। हाँ, आज भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वही तो। आज के समय में बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े कानूनी दंड मौजूद हैं, अदालतें हैं, प्रशासन है। फिर भी यह पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं हुआ है? कानून तो बाहर है, फिर समाज क्यों नहीं बदला? क्योंकि कानून अदालतों की फाइलों में और बाहर की दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो जो पुरानी सोच है, वो गौरीदान का धर्म, समाज, संस्कृति लोगों के भीतर, उनके अवचेतन मन में, उनकी हार्ड ड्राइव में पीढ़ियों से गहराई तक बसी हुई है। तो कोड अंदर है और कानून बाहर। बिल्कुल। जब तक मस्तिष्क के अंदर का वो मूल कोड नहीं बदलेगा, तब तक सिर्फ बाहर से थोपे गए कानून और सजा का डर पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकते। समाज का बाहरी ढांचा बदलना आसान है, लेकिन उसकी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बदलना पहाड़ तोड़ने जैसा है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर समाज इतना शक्तिशाली है और उसकी प्रोग्रामिंग इतनी गहरी है, तो क्या हम कभी अपना नियंत्रण वापस ले सकते हैं? स्रोत में इसका भी एक समाधान बताया गया है। अच्छा, क्या है वो समाधान? इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है, पुनर्मूषिको भव। पुनर्मूषिको भव मतलब फिर से चूहा बन जा। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कहानी से आता है।
एक दयालु साधु अपनी जादुई शक्ति से एक छोटे से चूहे को बिल्ली, फिर कुत्ता और अंत में एक ताकतवर बाघ बना देता है। ठीक है। लेकिन बाघ बनने के बाद जब वो जानवर उसी साधु को खाने के लिए दौड़ता है तो साधु उसे श्राप देता है, पुनर्मूषिको भव। और वो खूंखार बाघ वापस से कमजोर चूहा बन जाता है। अरे वाह, ये रूपक आज के समाज पर कितनी अच्छी तरह लागू होता है। इंसान ने ही समाज और धर्म रूपी चूहे को बाघ बनाया था ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। जी बिल्कुल। लेकिन अब वो बाघ आदमखोर हो गया है और इंसानियत को ही निगल रहा है। तो समाज को आज यही कहने की जरूरत है, पुनर्मूषिको भव। हाँ। समाज को वापस उस भूमिका में आना होगा जिसके लिए उसे बनाया गया था, एक सेवक की भूमिका। जब तक धर्म, समाज और संस्कृति को निर्माता या क्रिएटर के पद पर रखा जाएगा तब तक सुधार आसानी से नहीं होगा। तो इन्हें वापस सेवक बनाना होगा। बिल्कुल। और यही कारण है कि किसी भी वास्तविक सामाजिक सुधार के परिणाम रातों रात नहीं दिखते। इसमें कम से कम 2 पीढ़ियों का लंबा समय लगता है। 2 पीढ़ियां मतलब काफी समय? हाँ, क्योंकि आप एक दिन में समाज की हार्ड ड्राइव का डेटा डिलीट नहीं कर सकते। पुरानी पीढ़ी का डेटा धीरे धीरे बाहर होता है और नई पीढ़ी में नया डेटा फीड किया जाता है। समझ गया। अगर ये धीरज नहीं होगा तो विद्यासागर के ही शब्दों में 7 परत मिट्टी हटाकर नए इंसानों की खेती करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर बीज उसी पुरानी व्यवस्था से आएंगे तो फसल भी वैसे ही होगी। ओह, ये वाकई में दिमाग की नसें खोल देने वाला विश्लेषण है। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष उभर कर सामने आता है। जी बिल्कुल। इंसान को शून्य से पैदा हुआ पूरी तरह से स्वतंत्र जीव नहीं है। हम सब अपने जीनों के उत्प्रेरक और बचपन से मिल रहे सामाजिक सांस्कृतिक डेटा का एक चलता फिरता परिणाम है। हमारा समाज हम पर शासन कर रहा है और किसी भी बदलाव का कड़ा विरोध करता है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो स्रोत के अंत में भी पूछा गया है। वो क्या है? क्या इंसान समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए बने हैं या फिर समाज, धर्म और राष्ट्र इंसान के लिए बने हैं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि हम चर्चा को एक कदम और आगे ले जाएं। हम सभी को लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। हाँ, ये सोच हमें बहुत सुकून देती है। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद श्रोताओं को एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारी हर प्रतिक्रिया, हर विचार और हर एक पसंद, चाहे वो बाजार में चोर को देखकर चिल्लाने का फैसला हो या जीवन का कोई बड़ा कदम उठाना हो, केवल हमारे पर्यावरण और जीनों के डेटाबेस का परिणाम है? ओह, तो क्या फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद भी है? या फिर हमारी हर तथाकथित स्वतंत्र पसंद पहले से ही हमारी सामाजिक प्रोग्रामिंग द्वारा तय की जा चुकी है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई कहे कि ये मेरा अपना फैसला है, तो एक पल के लिए रुककर इस पर विचार जरूर करें। इस विचार पर मंथन करते रहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।